हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज आपकी ये यूपी टेट ईवीएस विषय की 35वें नंबर की कक्षा है और आज की इस क्लास में हम विज्ञान का जो भी कुछ आपका पार्ट बचता है, क्योंकि इससे पहले भी आपकी 2-3 क्लासेस विज्ञान पर ही फोकस्ड थी, तो इस क्लास में हम जो भी कुछ बचेगा वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी और वो टॉपिक्स भी इसी एक वीडियो में खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। और हाँ, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर लीजिए। तो चलिए गाइस, फिर शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम मानव शरीर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है और जहां से डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में टू द पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी है प्रीवियस ईयर पेपर और टॉपिक भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत होगी, जहां हमने कल छोड़ा था उसके आगे। और पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी है उनको फटाफट से जरूर उनका रिवीजन कर ले एक बार क्लासेस को चला के। ठीक है, पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको कैसे करना है, उन क्लासेस को थोड़ा स्पीड से बढ़ा करके आप उनको देख सकते हैं। यहाँ 3 डॉट्स दिए गए होंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, वहां से आप स्पीड तेज कर सकते हैं और पिछली सारी क्लासेस का एक बार रिवीजन मार दीजिए पूरी तेजी के साथ, अगर आपने उनके नोट्स नहीं बनाए हुए उन सभी प्रश्नों का। ठीक है, फिर अगर ये रिपीट होते हैं आपका गलत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रखती हूं, नहीं तो आप देखकर ही बताएंगे। संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि होती है। अगर हमारे शरीर में संक्रमण हो जाता है तो कौन सी सेल्स की या वृद्धि होती है, ये मुझे बता दीजिए। एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है। तो आप जानते हैं कि जब हमारे शरीर में संक्रमण हो जाता है तो किसकी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है वो सबसे ज्यादा होती है और उनको किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। शरीर में अगर संक्रमण हो जाता है तो रोगों से रक्षा करने के लिए हमारी WBC जो है वो तेजी से बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये आपका हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है, वयस्कों में इसका निर्माण डैश में होता है। मैंने आपको बताया था कि छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में जो है, तो बताइए जल्दी से, वयस्कों में कहाँ निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया है, देखिए साथ के साथ, कि लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है, शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है। तो कहाँ होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है इनका। और लाल रक्त कणिकाओं के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। चलो अगला प्रश्न है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि नर मच्छर कभी भी नहीं काटता, वो खून नहीं चूसता है। सिर्फ और सिर्फ जो मादा मच्छर होती है, ठीक है, वही क्या करती है, काटती है और खून चूसती है। तो अब ये बताइए क्यों करती है वो ऐसा, मलेरिया फैलाने के लिए या संक्रमण फैलाने के लिए या अपने जीवन को बचाने के लिए या अंडे देने के लिए। तो देखो, जो बाकी नर मच्छर है ऐसा तो नहीं है कि भाई जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि नर मच्छर भी तो पेड़ पौधों का रस चूस लेते हैं, तो फिर वो भी कर सकती है। लेकिन नहीं, इससे क्या होता है, जो मादा मच्छर होती है वो खून इसलिए चूसती है ताकि वो हष्ट पुष्ट अंडे दे सके, है ना, अपना परिवार आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार से अंडे देने के लिए वो क्या करती है, खून चूसती है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति किस कारण से होती है, ग्लूकोज की वजह से, नाइट्रोजन की, क्लोरोफिल की या ऑक्सीजन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा भी है कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण या क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस कौन सी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है।
आपके हर एक टेट के एग्जाम में। तो यहाँ पूछा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस प्रयोग में आती है? ओजोन आती है, ऑक्सीजन आती है, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण करते समय जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ कौन सी है? सम्मिलित कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका गर्म रुधिर प्राणी का, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आप आसानी से देख पाए। तो यहाँ अब देखिएगा क्या है क्वेश्चन। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी क्या? बताओ। मेंढक के जीवन चक्र का चार्ट बना दो, उससे पता चल जाएगा गर्म रुधिर वाले प्राणी कौन कौन से हैं। या मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल बना दे, या वास्तविक तितली दिखा दे, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता दिखाए। किससे पता चलेगा? बताओ। अच्छा ये बताओ कि छोटे बच्चे क्या मेंढक को देख करके समझ पाएंगे उनके जीवन चक्र के चार्ट को देख करके? नहीं, उनको तो वास्तविक रूप से अगर कुछ चीज दिखाई जाए तब वो समझेंगे। तो क्या कर सकता है अध्यापक? कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता दिखा सकता है और बता सकता है कि जैसे कुत्ता, मनुष्य, ये सभी जो प्राणी होते हैं ये गर्म रुधिर प्राणी होते हैं और तापमान के अनुकूल क्या कर सकते हैं? ये अपने स्वयं को तापमान के अनुकूल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गर्म रुधिर वाले प्राणी वे होते हैं जो क्या कर सकते हैं? अनुकूलन नहीं कर पाते, उन्हें बाहरी किसी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है गर्म रुधिर वाले प्राणियों को। जैसे मनुष्य, क्या वो सर्दियों में अपने आप को अनुकूल कर लेता है? नहीं, उसको किसकी जरूरत पड़ती है? वुलन क्लॉथ्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अपने आप को जिससे वो ढक सके। तो इस प्रकार के सभी प्राणी किस में आ जाएंगे? गर्म रुधिर प्राणी में आ जाएंगे। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ देखिए। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है, किसके द्वारा? मस्तिष्क, उसके बाद मांसपेशी, फिर मेरुरज्जु या संवेदांग। मेरुरज्जु या मांसपेशी, बताइए कौन सा इसमें जो प्रक्रिया है वो सही है, कौन सा प्रोसेस में सही है। तो इसकी कैसे होगी क्रिया? देखिए, सबसे पहले जो हमें जानकारी महसूस होती है, फील करते हैं, हम किससे करते हैं? जो हमारी 5 क्या होती है? संवेदी अंग होते हैं। जैसे कौन कौन से? आंख, नाक, ठीक है, त्वचा। इनसे क्या करते हैं? हम संवेदना ग्रहण करते हैं कि ये चीज गर्म है, कैसी है, ठंडी है, हाथ लगा के छू करके। तो वहां से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है फिर वो जाती है मेरुरज्जु के पास। ठीक है, उसके बाद मेरुरज्जु क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और उसके बाद फिर मसल्स में क्या करता है? हमारा माइंड जो है वो डायरेक्शन काम करने के लिए ऑर्डर देता है कि अब ये किया जाए, ये किया जाए। तो यानी इस तरीके से चलेगी। सबसे पहले हमारे संवेदांग के द्वारा हमें सूचना प्राप्त होगी, उसके बाद वो मेरुरज्जु तक पहुंचेगी और फिर हमारी मांसपेशियों को माइंड जो है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका एक प्रोसेस सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पूछा गया है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में होती है। ऑप्शन ए केवल बहिर्स्रावी कोशिकाएं या अंतःस्रावी कोशिकाएं, या 2 प्रकार की कोशिकाएं, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती है, या केवल एक प्रकार की। बताओ इनमें से कौन सा सही आपका ऑप्शन होगा कि जो अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है। तो करो जल्दी से चुनाव। सही ऑप्शन का एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी या एंडोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड, इनमें से क्या होगा सही जवाब? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार की यानी दोनों प्रकार की अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। कहाँ? पैनक्रियाज में। ठीक है, अब ये कोशिकाएं कौन सी बाहरी स्रावी होती है, कौन सी अंतःस्रावी होती है, मिक्स्ड कौन सी होती है, ये पूछा जाता है पेपर में। तो इनकी एक लिस्ट है आपके सामने, अभी इनको आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। तो देखिए, अगर बात करें इन ग्रंथियों के द्वारा जो बाहरी स्रावी ग्रंथियां होती है, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये नालिका युक्त ग्रंथि होती है और इनके द्वारा जो पदार्थ का रिसाव होता है वो होता है पाचक रस, तैलीय पदार्थ और म्यूकस। इनका रिसाव होता है इन ग्रंथियों के द्वारा। और इन ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां आती है
उनके उदाहरण है लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि। ये कैसी ग्रंथियां हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। अब चलते हैं, अब देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां थी वे तो नालिका युक्त थी, ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इनसे जो पदार्थ स्रावित होता है वो उसे हम हार्मोन कहते हैं। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सभी उदाहरण हैं कैसी ग्रंथियों के? ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब आ जाती है मिश्रित ग्रंथि। इसमें आएंगी वहिका युक्त ग्रंथि। एक भाग बहिर्स्रावी होता है और दूसरा होता है अंतःस्रावी। उदाहरण के लिए अग्नाशय, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिक्स्ड ग्लैंड है। और बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की तो उसमें कौन सी आएगी? यानी अंतःस्रावी की ग्रंथि कौन कौन सी होती है? थायराइड, पीयूष, अधिवृक्क। ठीक है, इसी के साथ बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्यों से। तो चलिए देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कहाँ है? तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। क्या नाम है? फीमर, और जो जांग में स्थित होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसके जो कहाँ स्थित होती है? जांग में। वही बात करें सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, और ये कान की हड्डी होती है। ठीक है, कान में होती है या कान की हड्डी होती है सबसे छोटी। पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, कान में स्थित है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? वो यकृत है, लीवर है। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ये आपके अलग अलग स्टेट के टेट्स में, याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, और पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो तब आप बताएंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित है? गले में स्थित होती है। फिर सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है न्यूरॉन। कौन सी? न्यूरॉन होती है सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो एब्डोमिनल अओर्टा। ठीक है, एब्डोमिनल अओर्टा, एओर्टा सबसे बड़ी धमनी होती है मानव शरीर की। ठीक है, और शीरा पूछ ली जाए, ये दोनों हालांकि इतना नहीं, यहाँ से प्रश्न बनने का कोई खास चांसेस नहीं रहते, धमनी और शीरा कौन सी है सबसे बड़ी। लेकिन आप देखते हुए चलिए, बाई चांस अगर क्वेश्चन फंस जाता है तो आप क्या करेंगे? उसको सही करने जाएंगे। सबसे बड़ी शीरा कौन सी है? इंफीरियर वेना कोआ। ठीक है, इंफीरियर वेना कोआ। अब सबसे लंबी तंत्रिका पूछ ली जाए, यहाँ तो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका थी, यहाँ सबसे लंबी तंत्रिका तो सियाटिक है। ठीक है, सियाटिक। सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो स्टेपेडियस। ठीक है, स्टेपेडियस सबसे छोटी पेशी होती है। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण कौन सा होता है? सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण को हम कहते हैं मोनोसाइट। क्या कहते हैं? मोनोसाइट कहते हैं। और सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसकी होती है? तो ये यकृत की होती है। ठीक है, किसकी? यकृत की। और ये हालांकि आप इसको रहने दीजिए, ये दोनों सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क कोशिका की। सबसे बड़ा अंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग पूछा जाए तो आप बताएंगे त्वचा। ठीक है, अंग पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? त्वचा। सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय, जो कि आपके सोने के बावजूद भी लगातार कार्य करता रहता है। ठीक है, ब्लड पंप करता रहता है। सबसे पतली त्वचा को क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा। आगे चलते हैं, संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। ठीक है, एक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर के लगभग क्या होता है? रक्त पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर
HG, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा 120, सबसे कम 80। तो ये क्या है, रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर की यूनिट बताई गई है। इसके साथ आगे बात करते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, कितने दिनों तक जीवित रहती है, ये भी पूछा जा सकता है। लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन तक जीवित रहती है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितनी होनी चाहिए सामान्य रूप से, तो 5000 से 10,000, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन के आसपास का होता है। हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशत मात्रा पुरुषों में महिलाओं में मिलेगी, इसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ याद करने की। आगे बात करते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो सबको ब्लड दे पाए, ठीक है। ऐसा एकमात्र ब्लड ग्रुप है, कौन सा, ब्लड ग्रुप ओ, ये सबको रक्त दे सकता है। वहीं अगर पूछ लिया जाए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। तो सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB। ये सबसे सारे के सारे ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी, ठीक है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य रक्त का, वो सामान्य शरीर का तापमान। आगे देखते हैं, श्वसन दर, ब्रीथिंग रेट कितना होता है, तो प्रति मिनट 16 से 20 बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है, 16 से 20। बात करें दोस्तों, दांत कितने होते हैं, ठीक है, दांत कितने होते हैं वयस्क में और बच्चों में। वयस्क की अगर बात करें तो 32 और बच्चों में कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। अगर पूछ लिया जाए मस्तिष्क का सामान्यतः कितना भार होता है, तो 1350 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम के बीच मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 11 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सामान्य हृदय दर कितनी होती है, ठीक है, सामान्य हृदय दर कितनी होती है, 72 से 75 प्रति मिनट। आपका हार्ट जो है वो क्या करता है, धड़कता है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, 1.4। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी रक्त का पीएच मान आपको पता हो और मूत्र का पीएच मान भी जानते हुए चलिए। ये कितना होता है, एसिडिक होता है, 6 होता है, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे चलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस का पीएच मान होता है 8.5। आगे बात करते हैं, और यहाँ सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है, हालांकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे कि शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, ठीक है। एक वयस्क के शरीर में, वयस्क मानव के शरीर में कुल अस्थियां कितनी होती है, 206 होती है। शरीर में कुल पेशियां कितनी होती है, तो कितनी होती है, 639, ठीक है, 639। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से आपके सामने क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, कुछ और प्रीवियस पेपर में पूछे गए, इनको आज खत्म ही कर देते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस के कारण जो पत्ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं या गिरने लगते हैं या आकार में छोटे हो जाते हैं, तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चलो, क्योंकि ये पौधों के विकास को क्या करती है, बाधित करती है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का क्या कारण होता है, छोटी माता और रेबीज, ये रोग किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के, बैक्टीरिया के या निमेटोड के। तो ये जितने भी आपके डिसीज है, कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली है, कौन सी वायरस से, इनको मैं ट्रिक में एक छोटी सी वीडियो में कवर कर दूंगी आपको, ठीक है। बाकी इससे आज इसका साइंस का पूरा खत्म करके कल मैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के एक मैराथन लूंगी, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स आपके पेपर में पहले आए हैं, जहां जहां से प्रश्न बने हैं और जो आपके सिलेबस में है, उनको मैं कल आपको ट्रिक्स की हेल्प से पहले कल वो खत्म करा दूं आपका, ठीक है। सोशल साइंस का SST का पोर्शन पेपर 2 का
वो कवर करा देती हूँ कल आपको। फिर उसके बाद एक आध जो भी क्लास होगी, क्योंकि सिलेबस लगभग हम पूरा कर चुके हैं, तो एक आध जो भी क्लास होगी उसमें मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें, जैसे मान लीजिए रोग से संबंधित है ना, जो भी जानकारी आपको मुझे शेयर करनी होगी वो मैं आपको शेयर करती रहूंगी। और बाकी अगर कुछ मुझे पहली वीडियोस ऐसी मिलती है जो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप जरूर उनको देखा करिएगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कल बल्कि आपकी मैराथन होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। छोटी माता एवं रेबीज रोग किससे होने वाले रोग है? तो ये वायरस जनित रोग है। कौन से? वायरस जनित रोग है, विषाणु से होने वाले रोग है छोटी माता और रेबीज। आगे चलते हैं, चलो आगे यहाँ कुछ परीक्षण और रोग बताए गए हैं कि अगर एड्स होता है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड होता है तो कौन सा टेस्ट होता है। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज्यादा आपको इन्हें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है कि अगर एड्स रोग हो जाता है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसका नाम है एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट किया जाता है अगर एड्स नामक रोग हो जाता है तब। अगर टाइफाइड हो जाता है तो विडाल नामक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड हो गया तो कौन सा टेस्ट होगा? विडाल टेस्ट होगा उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, तपेदिक यानी टीबी हो जाती है, टीबी हो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए मेंटाक्स टेस्ट होता है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एड्स का टेस्ट या एड्स वाला परीक्षण है जो आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन में उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है किससे? जो पचने के बाद जो भोजन बचता है उसमें से भी कुछ अगर उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करने का काम कौन करेगा? बताओ। अब देखिए ये तो आप जानते होंगे कि भोजन अवशोषित होने के बाद छोटी आंत में चला जाता है ना। तो अमाशय की दीवार से चिपकेगा वो, या अमाशय की दीवार उसको अवशोषित कर लेगी, या छोटी आंत की दीवार, या वृहद आंत की दीवार, या यकृत में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भोजन जो है पाचन होने के बाद पचित भोजन कहाँ चले जाता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत उसमें से अवशोषण कर लेगी उपयोगी पदार्थ का। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसका कुछ यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। कई बार फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की कौन सी इसमें से क्रिया सही है ना। तो यहाँ थोड़ा सा आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये कि 6CO2 + 12H2O। जब ये दोनों, इस फॉर्मूले को जानने से पहले तो आप यही समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखिए जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण का नाम देते हैं, और ये इसी का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को चलिए समझते हैं। तो इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की 6 मॉलिक्यूल्स तो चाहिए किसके? कार्बन के। ठीक है, और 12 मॉलिक्यूल्स किसके चाहिए? पानी के चाहिए। तो यानी यहाँ सबसे शुरू में आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल? 6, और इसके डबल पानी की जरूरत पड़ती है पौधे को। ठीक है, तो 12 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए? पानी के। और इसके बाद फिर पौधे को आवश्यकता पड़ती है सूर्य के प्रकाश की। ठीक है, यानी धूप की आवश्यकता पड़ती है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में फिर ये शुरू करता है अपनी अभिक्रिया, अपना ये भोजन बनाने का, प्रकाश संश्लेषण का काम शुरू कर देता है पौधा। अब इस प्रक्रिया के बाद पौधों का मुख्य भोजन क्या बनता है? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये पौधों का मुख्य भोजन फिर बनता है। तो इससे ग्लूकोज से पौधे तो अपना भोजन बना लेते हैं। बचता क्या है? 6H2O पानी बचता है 6 मॉलिक्यूल्स, और 6 मॉलिक्यूल्स बचते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या करते हैं? पौधे छोड़ देते हैं। ठीक है, जिस ऑक्सीजन को आप ग्रहण करते हैं तो वो यही होती है जब पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके अपना खाना बना लेता है, उसकी बची हुई जो ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, उससे आप अपनी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या होंगे? तो आपने शुरुआत में ही देखा, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, फिर जल की आवश्यकता है, और किस चीज की? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो ये आपको पता चल गया।
आगे पूछा गया है क्लोरोफिल के केंद्र में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है। दोस्तों क्लोरोफिल यानी हरित लवक के केंद्र में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है। ठीक है, मैग्नीशियम। आगे बात करते हैं क्लेविन वेन्सन चक्र का निर्माण होता है किससे, तो रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी किस रंग में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लाल रंग में सबसे ज्यादा जो है ये प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक प्रभावी होती है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे कम प्रभावी किस प्रकाश में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो लाल रंग में तो सबसे ज्यादा, और हरे रंग में बिल्कुल अपोजिट सबसे कम प्रभावी होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना एवं स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ठीक है, ये आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाला ऑक्सीजन का उद्गम होता है जल के अपघटन के द्वारा होता है। आगे पूछा है केल्विन चक्र होता है स्ट्रोमा में, तो अभी हमने ऊपर जाना, बाकी इसमें जानने वाली चीजें और क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ क्या है, जल होता है। प्रकाश संश्लेषण में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन आती है, कितनी होती है इसमें ऑक्सीजन, तो यही इसमें पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज के बनने पर जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है इसी टॉपिक से रिलेटेड। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं पौधे और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस किस की आवश्यकता होती है, तो अभी अभी हमने जाना किस किस की आवश्यकता होती है। चलिए देखिए, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, जल, तो आप पहले ही कट कर दीजिए, ऑक्सीजन की तो आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन तो रिलीफ करता है। आगे बात करें ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश, तो यहां भी इसको कट कर देंगे, ऑक्सीजन की नहीं होती है आवश्यकता। चलो तो अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। तो अभी अभी जो हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया देखी, तो हमने अभी देखा था कि इन 4 तत्वों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, जलीय जंतु में श्वसन होता है किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा या फुफ्फुस द्वारा या वायुकोश द्वारा या गलफड़ों द्वारा। तो जो जलीय जंतु होते हैं उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो गलफड़ों द्वारा होती है। जैसे उदाहरण है मछली जो श्वसन की क्रिया करती है वो गलफड़ों के द्वारा करती है। और इसी प्रकार के कुछ जंतु और उनके श्वसन के अंग चलिए देखते हैं, यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, ये सभी किससे करेंगे, फेफड़ों से करेंगे श्वसन। ठीक है, और मनुष्य का आप सभी जानते हैं कि फेफड़ों से होता है। और अगर अन्य कीट की बात करें तो ये इतना आवश्यक नहीं है, बिच्छू आवश्यक नहीं है याद रखना। केचुआ और मेंढक याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। तो केचुआ और मेंढक जो है ये श्वसन की क्रिया करते हैं त्वचा से। ठीक है, किससे करते हैं, त्वचा से, ये याद रखना जरूरी है। और बाकी मछलियां और जितने भी जलीय जंतु होते हैं वो गिल्स से या गलफड़ों से क्या करते हैं, अपने श्वसन की क्रिया को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, परजीविता कहते हैं, रूपांतरण या इनमें से सभी। तो अनुकूलन कहते हैं। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अनुकूलन कहते हैं। चलो जी, यहीं पर इसी के साथ आपके सारे आपका साइंस का पोर्शन खत्म होता है आज की क्लास में। अब आपकी कल एक क्लास होगी, मैराथन होगी, उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कवर कर लेंगे। जितने भी आपके
स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, या जो भी, जैसे मान के चलिए ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इनसे क्वेश्चन आपके 100% आते हैं पेपर में। वहीं अगर बात करें कि गांधी जी द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, उनका क्या कर्म है, कहानी के हेल्प से जानेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। और साथ ही साथ वहां से आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप उसको कवर कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको वो सारी चीजें समझ में आने वाली है। फिर उसके बाद एक और क्लास आपकी रह जाएगी, वो होगी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की। उसको भी एक मैराथन में मैं पूरा कवर कर दूंगी। तो बस आपका सिलेबस कंप्लीट होता है और मजे से आप रिवीजन करते रहिए इन क्लासेस का, बार बार स्पीड बढ़ा करके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का, ताकि ये जो कम से कम जितना पोर्शन आपने कवर किया है, यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका बाहर ना जाए। तो इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप दोस्तों नहीं भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।